चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर पढ़ा था, याद है आप लोगों को? क्या अरेंजमेंट थी उसकी? क्या अरेंजमेंट थी? 9+2 अरेंजमेंट थी। उसके बाद मैंने आपसे बोला था एक और स्ट्रक्चर जो बिल्कुल सीलिया और फ्लैजेला जैसा ही होता है, लेकिन वहां पे अरेंजमेंट 9+0। कौन था वो? सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर मैंने आपको होमवर्क दिया था बच्चों बनाने के लिए, कर लिया आप लोगों ने? क्या बोला था मैंने आपको? चलो यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो सेंट्रियोल किस में होगा? प्लांट में या एनिमल में? एनिमल सेल में, कन्फर्म। सो इट इज प्रेजेंट इन, किस में होगा बच्चों? एनिमल सेल में। ठीक है, एनिमल सेल में तो प्रेजेंट है, लेकिन वहां क्या काम कर रहा है? सेल डिवीजन। सो मैं यहाँ लिख सकती हूँ दैट सेंट्रियोल इज इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं। अरेंजमेंट भी हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की पढ़ चुके थे। क्या अरेंजमेंट है बच्चों? 9+0, यानी कि 9 माइक्रोफिलामेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? पेरिफेरी में, और बीच में कुछ भी नहीं है, कोई माइक्रोफिलामेंट नहीं है, बट वहां पे कोई प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और मैंने एक चीज और बताई थी कि सीलिया और फ्लैजेला में ये 9 तो डबलेट थे, लेकिन यहाँ पे सेंट्रियोल में ट्रिपलेट होते हैं। याद है मैंने आपको बताया था ये कैसे होंगे? तो अगर मैं आपसे बोलूं इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, तो आप क्या बनाओगे बीच में? हाँ बिल्कुल ऐसा ही था, वेरी नाइस। बीच में सिर्फ एक सेंटर में आप ऐसे बना दोगे गोल सा, उसको हब बोलते हैं, जो कि प्रोटीन्स का बना है, कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ नहीं है। और आप क्या करोगे? पेरिफ्रीज पे क्या बनाओगे? 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स की ट्रिपलेट। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना ही देती हूँ ताकि सभी का रिवीजन हो जाए। चलो बच्चों, ये बीच में मैंने क्या बना दिया? हब बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हब। किसका बना है ये? प्रोटीन का। माइक्रोट्यूब्यूल्स का नहीं बना है, तो ये 0 हो गया। अब 9 के लिए मुझे पेरिफेरी पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने हैं। चलिए तो बनाएंगे हम आराम से। ये प्रोटीन्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो दूसरा था, वो सीलिया फ्लैजेला था, उसके ऊपर मेम्ब्रेन की एक शीट होती है। नहीं, सीलिया फ्लैजेला है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं? सेंट्रो सेंट्रियोल। 3, 4, 5, 6, 7, 8। चलो एक यहीं पे फिट कर लेते हैं, मतलब गंदा सा डायग्राम बनेगा पर हो जाएगा काम। अब देखो बच्चों, ये क्या बना रही हूं मैं? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। आपको एक चीज याद है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बने थे? मैंने आपको बताया था प्रोटोफिलामेंट से, है ना। याद आ रहा है? और मैंने क्या बोला था कि जो प्रोटोफिलामेंट है वो या तो 10 हो सकते हैं या 13 हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने सबसे पहले बनाया है इसको ए बोलते हैं, इसमें 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं। इसके बाहर बी और सी में बनाऊंगी, उसमें कितने कितने प्रोटोफिलामेंट्स होंगे? 10 10। चलो तो बना लेते हैं। आवाज नहीं आ रही है? अभी भी नहीं आ रही है ना? एक बार मैं ऑफ करके ऑन कर लूँ। वो आ जाएंगे, कोई बात नहीं, देख लेंगे। आप लोग सुनो इस चीज को, इधर देखो। इधर देखो बच्चों, ये मैं क्या बना रही हूँ? और दूसरे फिलामेंट्स। हाँ, ये कैसे होंगे बच्चों? 3 होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। देखो बच्चों, ये जो सबसे अंदर वाला है कौन सा है? ए। ये बाहर वाला बी, और ये वाला सी। ठीक है, ए बी सी। ए के अंदर कितने प्रोटोफिलामेंट बताए मैंने बच्चों? 13 प्रोटोफिलामेंट। और बी और सी में 10 बच्चे, 10। 11 तो थे ही नहीं। ठीक है, समझ में आया? अब ये देखो, ये सी वाला जो है ना, ये किससे जुड़ जाएगा? ए से। ठीक है, सी वाले को हमें किससे जोड़ना है बच्चों? ए से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी वाला ए से, सी वाला
ए से, सी वाला ए से, इसी तरीके से, ठीक है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। आपको याद है, थोड़ा सा अच्छा सा नहीं बना बट ठीक है, स्ट्रक्चर ही तो पढ़ना है। आपको याद है मैंने बताया था ए बी लिंकर क्या होता है, जो ए और बी दोनों माइक्रोट्यूब्यूल को जोड़ रहा है। यहाँ पे ये कौन सा लिंकर होगा बच्चों, नाम बताओ इसका? ए सी लिंकर, बी को तो जोड़ ही नहीं रहा है ना, तो ये कौन सा लिंकर है बच्चों? ए सी लिंकर। समझ में आया? हाँ, ये वाला नहीं, ए सी देखो, एक का सी और एक का ए, इसका ए इसके सी के साथ है, ठीक है, यही स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्कोप में, ऐसे ही दिखता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, ए सी लिंकर से कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर आ रहा होता है, इधर देखो, ए सी लिंकर से इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर आ रहा है, यहां भी आएगा, इधर भी आएगा, हाँ इधर भी आएगा और इधर भी। समझ में आया? ए सी लिंकर से इस तरीके का स्ट्रक्चर आ रहा है, और उसके अलावा ये जो है ना आपका ए माइक्रोफिलामेंट, इससे भी ऐसा स्ट्रक्चर आता है। हाँ, यहाँ पे ए सी लिंकर से भी है। ये पूरा मैं आपको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि किस तरीके से होता है। आया समझ में? ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। क्या हुआ बच्चों? क्या हुआ? और इधर देखो, ये जो ए से डायरेक्ट आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसका नाम इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं रेडियल स्पोक। और ये आपस में पूरा कनेक्टेड रहता है, मतलब ये पूरा का पूरा आपस में कनेक्शन है। आपको ये कैसा लग रहा है? जैसे रानी का जो वो होता है, उसका पहिए की तरह नहीं लग रहा? हाँ, इसमें ए सी लिंकर से भी आ रहे हैं और ए फिलामेंट से भी आ रहे हैं, ठीक है। क्या लास्ट क्लास में नहीं थे ना? पहले उसको देखोगे तो समझ में आएगा कि माइक्रोफिलामेंट और प्रोटोफिलामेंट क्या होते हैं, ठीक। अब ये किसका स्ट्रक्चर बनाया मैंने बच्चों? सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल के अलावा क्या कोई और है जिसका ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर होता है? 9+0 अरेंजमेंट, जिसमें 9 जो है वो ट्रिपलेट्स में होते हैं। बेसल बॉडी। बेसल बॉडी क्या है याद करो, जहां से फ्लैजेला और सीलिया इमर्ज करते हैं, वो बेसल बॉडी, उसका स्ट्रक्चर कैसा है? 9+0। और जब उसके ऊपर से फ्लैजेला और सीलिया आ जाते हैं तो फिर स्ट्रक्चर कैसा है? 9+2। याद रहेगा? इसको बनाओ बच्चों। हाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। 0 हब को हम काउंट नहीं कर रहे क्योंकि ये प्रोटीन का बना है, कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ नहीं है, ठीक। अब समझ में आया? एक इंपॉर्टेंट चीज, हाँ हाँ, सेम स्ट्रक्चर है। अब इधर देखो बच्चों, जहां पे भी ये तुम्हें दिख रहा है, ये देखो एक और नई चीज हम इसमें ऐड करेंगे, ये कि जहां पे भी सी माइक्रोट्यूब्यूल होता है उसके ऊपर कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं तुम्हें रंगोली बनाना सिखा रही हूँ, लेकिन ठीक है। देखो बच्चों, वो यूज करें ना मैंने टूल्स। अब इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ये जो मैंने नया स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम बोलते हैं MTOC। क्या बोलते हैं? MTOC। ये MTOC क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल, सुनो, ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। अब ये क्या है? मैंने आपसे बोला कि ये सेंट्रियोल किस में हेल्प करता है? सेल डिविजन्स में। तो जब क्रोमोसोम को अलग अलग करना होता है, उसके लिए स्पेशल फाइबर्स आते हैं, धागे आते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं, वो कहाँ से आएंगे? इसमें से। समझ में आया? तो MTOC की फुल फॉर्म लिख दूं मैं? बना लिया आप लोगों ने ये? ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। मैं यही लिखती हूँ। क्या हुआ बच्चों? यहाँ से आते हैं।
तो ये क्या लिखा है मैंने, माइक्रो ट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग तुम्हें ऐसा लग रहा है फिजिक्स पढ़ रहे हो? एक मिनट, हाँ हाँ, ये प्रोटोफिलामेंट्स क्या होते हैं ये याद आ रहा है ना बच्चों? जब मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो ऐसे इलोंगेटेड प्रोटोफिलामेंट से बना होता है, याद है? टीएस काट दिया सेंट्रियोल को, फिर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रोटोफिलामेंट में किसका? नहीं नहीं, बना लिया बच्चों। ये मैंने आपसे पूछा था रंगोली नहीं, ये कैसी अरेंजमेंट लग रही है आपको, कार्ड फील लग रही है? हाँ बिल्कुल। क्या? ये पूरे सेंट्रियोल में ऐसा स्ट्रक्चर होता है इलोंगेटेड, उसका टीएस देखा है हमने। कितने नहीं, ये पूरे सिलेंडर्स है बच्चे, समझ गए? उस सिलेंडर को हम काट के ऊपर से देख रहे हैं। हाँ इसी का बना हुआ है। मैंने आपको बताया था सेंट्रियोल के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो पूरा इसी का स्ट्रक्चर है। हाँ यही है वो पॉइंट। ये हमने सेक्शंस अलग अलग होते हैं ना, या उन्होंने सेंट्रोजोम के बारे में बात की गई है, और मैंने सेंट्रियोल बनाया है। क्योंकि जब ये परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं तब वो फाइबर्स को निकालना स्टार्ट करते हैं, उसको सेंट्रोजोम बोलते हैं, तब उसकी अरेंजमेंट दूसरी हो जाती है ना? अब इधर देखो बच्चों, हाँ इस पर्टिकुलर डायग्राम को या इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कार्ड व्हील अरेंजमेंट। उसको कुछ नहीं, इसको बोलेंगे कार्ड व्हील अरेंजमेंट। क्या रिपीट करना है आदित्य सोनी, बता दीजिए। देखो दोबारा से समझो इसको, जो हमारा सेंट्रियोल होता है वो मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पेरीफ्री पे अरेंज होते हैं और ट्रिपलेट्स में अरेंज होते हैं। अंदर वाले को ए बोलते हैं, बाहर वाले को बी एंड देन सी। ए वाला 13 माइक्रोफिलामेंट से बना होता है, बी और सी वाला 10 माइक्रोफिलामेंट से बना होता है। ए और सी आपस में कनेक्टेड होते हैं एसी लिंकर से। एसी लिंकर से भी और ए माइक्रोफिलामेंट से भी अंदर की तरफ कुछ स्पोक्स जाते हैं जिसको हम रेडियल स्पोक बोल रहे हैं। और क्योंकि बीच में कोई भी माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट नहीं है इसीलिए इसको 9+0 अरेंजमेंट बोलते हैं। दिखने में ये कार्टव्हील जैसी लग रही है इसलिए इसको कार्टव्हील अरेंजमेंट भी बोला जाता है। हाँ डन। माइक्रोट्यूब्यूल याद करो लास्ट क्लास में। हाँ क्या? माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटोफिलामेंट से बना होता है। बच्चों याद करो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, इधर देखो। मैंने पढ़ाया था कि ये क्या है तुम्हारा माइक्रोट्यूब्यूल, और इस माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, पूरे पूरे ऐसे, जिसको हम क्या बोलते हैं, यही है प्रोटोफिलामेंट है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर प्रोटोफिलामेंट होते हैं, या तो कितने हो सकते हैं 10 या फिर कितने हो सकते हैं 13। ठीक है, वो जाइलम फ्लोएम ट्रकीड्स वो बिल्कुल अलग चीज है, उसको हम बाद में करेंगे। ठीक है बच्चों डन। एक चीज और पूछो पूछो। मतलब जो ये बीच वाला है, इसके जो पूरे पूरे अगर तुम इस सिलेंडर को देखोगे इसमें 13 प्रोटोफिलामेंट है, बी और सी के अंदर 10-10 प्रोटोफिलामेंट है, इसमें सोचने वाली बात ही क्या है? ठीक है डन। जल्दी बनाओ बच्चों इसको।
डायग्राम खोलो लास्ट वाला, चलो। नहीं, अभी तक इतना ही है बच्चों। जिसको भी सीलिया में और इसमें कंफ्यूजन हो रही है, लास्ट वाला डायग्राम खोलो और इससे खुद कंपेयर करो। नहीं, एमटीओसी उसमें होगा ना जो आपका स्पिंडल फाइबर्स बनाएगा, वो तो ये बना रहे हैं। जो जिसमें होता है वो वही लिखा हुआ है, ठीक है, उसको मिक्स मत करो बिल्कुल भी। ठीक हो गया? नहीं नहीं, चलो बच्चों, अब इधर देखो। एक और इंपॉर्टेंट टर्म तुमको सुनने को मिलेगी बच्चों, सेंट्रोजोम। ये इंपॉर्टेंट टर्म तुम्हें सुनने को मिलेगी, सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सेंट्रियोल ये रहा, मानो ये एक मैंने सेंट्रियोल बनाया है, दूसरा सेंट्रियोल मैंने ऐसे बनाया है। क्या दिख रहा है आपको? सेंट्रोजोम में क्या है? दो सिलेंडर या दो सेंट्रियोल जो कैसे हैं आपस में, कौन सा एंगल बना रहे हैं ये? 90 डिग्री। तो जब दोनों सेंट्रियोल परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोजोम। और इसके आसपास कुछ अमोर्फस सब्सटेंस भी प्रेजेंट होता है, और यहीं से आपके फाइबर्स निकलते हैं, एस्टर्स निकलते हैं, जो हम किस में पढ़ने वाले हैं? सेल डिवीजन में। समझ में आया? सेंट्रोजोम क्या है? व्हेन सेंट्रियोल इज प्रेजेंट एट नहीं। अब मेरी बात सुनो बच्चों, अगर तुम्हें बहुत ही कंफ्यूजन हो रही है, सीलिया फ्लैजेला नहीं बना पा रहे हो स्ट्रक्चर, तो बस याद कर लो 9+0 अरेंजमेंट सीलिया फ्लैजेला की है। बेसल बॉडी और सेंट्रियोल के अरेंजमेंट क्या है? 9+2। और उधर डबलेट होते हैं, इधर ट्रिपलेट होते हैं। हाँ, सीलिया फ्लैजेला की, अच्छा मैंने ऐसा उल्टा बोल दिया। सुनो, सीलिया और फ्लैजेला की क्या है? 9+2। और सेंट्रियोल की और बेसल बॉडी की क्या है? 9+0। कंप्लीट, डन। अभी बताया ना, सेंट्रियोल में ए बी सी है, ए में 13 प्रोटोफिलामेंट, बी में 10, सी में, लास्ट क्लास में थे। हाँ, तो पहले उसको देखो फिर पूछना, ठीक है बच्चों। यहाँ हमारा ये कंप्लीट होता है। अब हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जा रहे हैं, जो तुम्हारा जेनेटिक्स का और सेल डिवीजन का बेस बना देगा। तो प्लीज उसको बहुत ध्यान से समझना। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो तुम नहीं सीखोगे, तो बहुत शांत होकर पढ़ना, ठीक है। हेडिंग डालो न्यूक्लियस, ये मैं भेज दूंगी। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस बच्चों? ईयर? बच्चों, और भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना? रॉबर्ट ब्राउन ने कौन सी ईयर में डिस्कवर किया था बताओ? 1831 में। न्यूक्लियस के दूसरे नाम बताओ। डायरेक्टर ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, तो मैं यहाँ लिखती हूँ, इट इज ऑल्सो नोन एज, नहीं नहीं, अपने आप से मत बनाओ नाम, ठीक है। ये क्या क्या है? डायरेक्टर ऑफ द सेल है, और ब्रेन ऑफ द सेल है। ये सुनो, एनएससीजीएस का क्वेश्चन इतना सिंपल था कि जैसे ह्यूमन में ब्रेन कंट्रोल करता है सब कुछ, सेल में कौन करता है? ये भी एनएससीजीएस। ये तुम्हें मैंने एनएससीजीएस के क्वेश्चंस पीवाईक्यू दिए, उसमें तुम्हें मिलेगा। तो क्या आंसर है उसका? न्यूक्लियस। उसमें मल्टीपल ऑर्गेनल्स दिए हुए हैं, तो जिस जिसके पास खुद का डीएनए है वो क्या कर सकता है? अपनी चीजों को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अच्छा पहले इसको नोट कर लो, कर रहे हो तुम लोग तो, चलो ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे न्यूक्लियस की अकरेंस, यानी न्यूक्लियस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? नहीं, मतलब किस सेल में प्रेजेंट होता है, अगर मैं पूछ रही हूँ। क्या सारी सेल में प्रेजेंट होता है? देखो, इट इज प्रेजेंट इन
यूकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि न्यूक्लियस लिख रही हो तो प्रोकैरियोटिक में तो होता ही नहीं है, तो इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट, क्यों बेटा, एक मिनट, एनिमल सेल कौन बोल रहा है? वो बाद में, अभी मैंने पूछा होता कहाँ है, तो सब में होता है एक्सेप्ट, क्या क्या एक्सेप्शन है? आरबीसीज, सीव ट्यूब सेल्स मैक्रोफेज में होता है, जाइलम्स की ट्रकीड्स एंड वेजल्स, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इट इज ऑल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये फ्लोएम की स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स होती हैं जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, जब हम टिश्यू पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ये जाइलम की सेल्स है, ठीक है, ये जाइलम का एलिमेंट है, ये फ्लोएम का एलिमेंट है। जब मैं पढ़ाऊंगी टिश्यू तुम्हें समझ में आएगा। एंड आपका जो न्यूक्लियस है इट इज ऑल्सो एब्सेंट इन, कौन सी सेल में नहीं है बच्चों? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, नोट करो इसको जल्दी। नहीं होता, एक्सेप्शन लिखा है ना, एक्सेप्ट, इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियोइड है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। प्रॉपर न्यूक्लियस मैंने क्या बताया था, जिसके आसपास डबल मेम्ब्रेन होती है, कुछ नहीं होता उनके पास, ठीक है। अच्छी बात है बच्चों, चले आगे, चले आगे। जल्दी लिखो। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, एक सेल में न्यूक्लियस का साइज क्या होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? याद है मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि एक सेल में ऑर्गेनेल का नंबर कितना होगा, वो किस पे डिपेंड करता है कि वो क्या काम करता है। जैसे मैक्रोफेज का काम क्या है, फेगोसाइटोसिस करना, डाइजेशन करना, तो उसमें लाइसोसोम्स का नंबर ज्यादा है। ऑयल सीड जो होते हैं, ये भी क्वेश्चन है एनएससीजेएस का, कि जो ऑयल सीड्स होते हैं उसमें क्या ज्यादा होगा? ऑयल सीड्स में वो ज्यादा होगा एसईआर, क्योंकि क्या बना रहा है, लिपिड्स बना रहा है। जिस भी सेल में प्रोटीन ज्यादा बनने हैं उसमें क्या ज्यादा होगा, आरईआर। अब न्यूक्लियस का काम क्या है, ये पूरे सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके रखती है, तो जो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव ज्यादा होगी उसमें न्यूक्लियस का साइज कंपैरेटिवली बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? चलो हम यहाँ पे लिखते हैं। नहीं, अभी जो सिर्फ मैं लिखवा रही हूँ उसको लिखो, लिखो बच्चों इस चीज को, नोट लिखो, नोट, NOTE, नोट लिखो, मैं यहाँ लिखे देती हूँ। इन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स, यानी ऐसी सेल्स जिसमें बहुत रिएक्शंस हो रही हैं, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज लार्ज। ठीक है वेदांश, प्रियांश? बेटा तुम लोगों को पता है ना क्लास चल रही है, आज सुबह से तुम लोग जब से आई हूं मैं तब से ही शोर मचा रहे हो। हाँ, जब भी आई हूं मैं तब से तुम शोर मचा रहे हो, बात नहीं करो, पढ़ो। बेटा अभी NSCJS की क्लास चल रही है ना। जैसे जो भी सेल्स, सपोज करो ब्रेन की जो सेल्स हैं, ठीक है, या हार्ट की जो सेल्स हैं वहां पे। अब मेरी बात सुनो बच्चों, अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या न्यूक्लियस का नंबर सेल में वेरी करता है या कांस्टेंट रहता है? पक्का? एक सेल के अंदर तो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं तो हो सकता है किसी सेल में न्यूक्लियस ना हो, किसी सेल में 2 न्यूक्लियस हो, किसी सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हो। तीनों पॉसिबिलिटी है या नहीं है? जैसे किसी सेल में एक भी न्यूक्लियस नहीं है, उसको मैंने क्या बोला, ए न्यूक्लिएटेड सेल, है ना। जैसे आरबीसी, सीव ट्यूब, जाइलम, फ्लोएम, ऐसे जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, जैसे डाइकैरियन होता है या बाइकैरियन होता है फंगस में, उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। मल्टीपल न्यूक्लियस किस में होते हैं, 2 से ज्यादा, जैसे एंडोस्पर्म होता है ना कोकोनट का, जो एंडोस्पर्म होता है अंदर का, उसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस हो सकते हैं।
या फिर राइजोपस में मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, या हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं। होता क्या है, हाँ, कि बहुत बार क्या हो गया, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड ही नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन आ गई कि एक ही सेल के अंदर, एक ही साइटोप्लाज्म में मल्टीपल न्यूक्लियस हैं। हाँ, एक सेल के अंदर मल्टी मतलब, नहीं नहीं, जैसे पैरामीशियम है, पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, एक छोटा होता है माइक्रो न्यूक्लियस, एक मैक्रो न्यूक्लियस। तो जब तुम पैरामीशियम की बात कर रहे हो, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ही है ना, तो उस ऑर्गेनिज्म के दोनों न्यूक्लियस को भी तो कंसीडर कर रहे हो ना। ठीक है। अब बच्चों इतनी इतनी छोटी छोटी चीज पे तुम बहुत सारे डाउट पूछोगे तो मैं कैसे आज चैप्टर कंप्लीट करा पाऊंगी। तो होल्ड ऑन, अपने डाउट्स लिखो और जो मैं पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ो, क्योंकि मुझे आज तुम्हारा जेनेटिक्स का बेस बनाना है। ठीक है, चलो। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, सबसे पहली क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं बच्चों, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियस। जनरली हमें पता है कि एक सेल के पास एक न्यूक्लियस तो होता ही है, उसको यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन बोलते हैं, वो नहीं लिख रही। ए न्यूक्लिएट का मतलब क्या है बच्चों, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। बाय न्यूक्लिएट मतलब, वेरी नाइस। और मल्टी न्यूक्लिएट मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस है, मोर देन टू। ठीक है, ठीक बच्चों। ए न्यूक्लिएट का एग्जांपल दो। आरबीसी, जाइलम फ्लोएम पूरा नहीं, ट्रैकीड्स, वेजल्स और सीव ट्यूब एलिमेंट्स, है ना। अभी मैंने तुम्हें बायोन्यूक्लिएट में किसका एग्जांपल दिया था, पैरामीशियम का। नहीं बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम, वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से वन ऑफ देम इज आपका जाइलम पैरेन्काइमा या फ्लोएम पैरेन्काइमा, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो वो यहाँ कहीं नहीं आएगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड में मैंने क्या बताया था आपको एग्जाम्पल, कोकोनट, एंडोस्पर्म, और मैं यहाँ फंगस लिख देती हूँ, फंगस में होती है फ्यूजन और ये सारी चीजें। ठीक है, जैसे फंगस में भी एक स्पेशल चीज होती है, अगर आपने पढ़ा होगा वैसे क्लास 8 में, फंगल हाइफे पढ़े हैं आपने, तो उसके अंदर होती है ये सीनोसिटिक कंडीशन। अब ये मैंने एक नया वर्ड बोल दिया, क्या, सीनोसिटिक। अब इसका क्या मतलब है, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड टर्म है इसको हम और दो नाम से बुला सकते हैं, या तो सीनोसिटिक या फिर सिंसीशियम। ठीक है, नहीं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को या तो सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं या सिंसीशियम कंडीशन बोलते हैं। एक और मैंने एग्जांपल आपको बताया था, हमारी जो मसल्स होती हैं ह्यूमन की, स्केलेटल मसल्स, पढ़ोगे पढ़ोगे तुम सब पढ़ोगे। ठीक है, अंदर का जो एंडोस्पर्म होता है जो हम खाते हैं। ठीक है, अब ये बताओ, शेप न्यूक्लियस की गोल ही होती है या वेरी करती है, मतलब अलग अलग सेल्स में ना मल्टीपल शेप्स देखने को मिलेगी तुम्हें। स्पेशली डब्ल्यूबीसीज तुम पढ़ोगे ना, डब्ल्यूबीसीज क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स। उन व्हाइट ब्लड सेल्स में हम उन व्हाइट ब्लड सेल्स को पहचानते ही माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे हैं, कि उनके न्यूक्लियस की अलग अलग शेप्स होती है। जैसे बेजोफिल में एस शेप का न्यूक्लियस होगा,
बायलोब है या ट्राइलोब है या मल्टीपल लोब्स है, उससे हम लोग पहचान लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में किसके बेसिस पे बता रही हूँ? ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ न्यूक्लियस। सिनोसिटिक या सिंसीशियम, लिखो जल्दी लिखो। हटाऊं बच्चों? थोड़ा फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी क्लासिफिकेशन करें? ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द न्यूक्लियस। इधर देखो, इसके मल्टीपल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, पर मैं एक दो तीन एग्जाम्पल्स तुम लोगों को लिखवा देती हूँ। जैसे कि बीन शेप न्यूक्लियस किस में होता है? पैरामीशियम में, है ना? ठीक है, नेक्स्ट मल्टीपल लोब्ड। एक हमारे जब मैं तुम्हें एक चैप्टर पढ़ाऊंगी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो उसमें मैं तुम्हें पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट पढ़ाऊंगी, PMNL। तो PMNL उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो उसकी न्यूक्लियस है उसकी मॉर्फोलॉजी बहुत अलग अलग है। मॉर्फोलॉजी का मतलब कि देखने में, क्योंकि मल्टीपल लोब्स है तो कैसा भी हो सकता है। हाँ, तो ये PMNL इज अ टाइप ऑफ WBC होगी, मतलब मल्टीपल लोब्स होंगे, किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है, लोब, लोब, LOBED। हाँ, रैंडम शेप्स का हो सकता है, लेकिन मल्टीपल लोब हो सकता है। तो एग्जाम्पल क्या है इसका? अभी सिर्फ तुम PMNL याद कर लो। ठीक है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, अभी के लिए तुम इतना ही याद रखो। पॉली न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, और ये है कुछ नहीं, ये वही है जिसको तुम जानते हो, न्यूट्रोफिल, है ना? न्यूट्रोफिल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ WBC। आज के बाद जान जाओगे कि जो WBCs होती है उसकी क्लासिफिकेशन में न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ये सब होती है ना। तो ये एक तरीके की WBC ही है, ल्यूकोसाइट। ठीक है, इसके दो एग्जाम्पल्स बहुत हैं एज सच। ठीक है, लिखा। थर्ड मैं आपको बता रही हूँ ऑन द बेसिस, हाँ, जब हम इसके न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी अलग अलग मॉर्फोलॉजी दिखती है, क्योंकि मल्टीपल लोब है ना, तो कैसा भी दिखता है। ठीक है, अब थर्ड क्लासिफिकेशन में आपको बता रही हूँ बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस। बिल्कुल सही। देखो, सेंटर में हो सकता है, पेरीफेरी में हो सकता है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस, बेसल, बेसल सही बोल रहे हो तुम। देखो, अब सुनो मेरी बात। अगर ये एक सेल है तो न्यूक्लियस किस में होगा बच्चों? सेंटर में। सेम, अगर ये एक सेल है तो न्यूक्लियस किस में होगा? क्यों हो गया बेचारा न्यूक्लियस साइड में? कि बीच में कुछ तो ऐसा आया है जिसकी वजह से न्यूक्लियस साइड में शिफ्ट हो गया। एक तो प्लांट सेल है। अब मेरा दूसरा सवाल, क्या कोई एनिमल सेल ऐसी है जिसमें न्यूक्लियस पेरिफेरी पे होता है? बिल्कुल सही। जहां पे देखो फैट स्टोर होता है ना एनिमल सेल में, तो पूरा का पूरा फ्लैट फैट का ग्लोब्यूल जो है वो पूरी जगह घेर लेता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पेरिफेरी पे चला जाता है। ठीक है, फैट सेल्स। बात नहीं, इधर देखो। तीसरा क्या है? जैसे इलोंगेटेड सेल्स होती है एपिथेलियल टिश्यू में, मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें धीरे धीरे। मुझे लगता है तुम्हारा NSCJS का जोश ना खत्म हो रहा है।
जिस तरीके से तुम्हारी बातें चल रही हैं, जिस तरीके से तुम लोग हंस रहे हो, तुम्हें सीरियसनेस नहीं पता कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, क्या फायदा फिर 8 बजे तक रुकने का। आए हो ना तो पढ़ो। बेसल में क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियस कहाँ होगा, बेस पे, नीचे, क्योंकि हाँ नर्व सेल में तो बीच में ही होता है। अब देखो एग्जाम्पल क्या है सेंटर का, जनरली जितनी भी एनिमल सेल्स होती हैं इसका, और दूसरा जो फैट स्टोरिंग सेल्स होती है जिसको मैं क्या बोल रही हूँ, और यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की एपिथेलियम होती है जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज कॉलमनर एपिथेलियम। तो उसका जो न्यूक्लियस है वो कहाँ मिलता है बच्चों, बेस पे, ठीक है। कॉलम जैसी सेल्स है वो हम जब पढ़ूंगी मैं तब बताएंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे कॉलम जैसी सेल्स है, उसके बेस पे क्या प्रेजेंट होता है, आपका न्यूक्लियस, ठीक है। बच्चों जब टिश्यू पढ़ेंगे इसको हम तब डिस्कस करेंगे, अभी बस एग्जाम्पल याद कीजिए, ठीक। डन। लिख लिया। एपिथीलियम साफ साफ लिख देती हूँ मैं, रुक जाओ। हमारे बॉडी में इट इज अ टाइप ऑफ टिश्यू, एडिपोस, एडिपोस टिश्यू में ऐसा होता है ना, एडिपोसाइट, जो हमारा फैट स्टोरिंग सेल्स होती हैं, ठीक है। लिखो इसको, ये पूरी टिश्यू का नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी सिर्फ एग्जाम्पल याद करो, ये अभी एक टाइम पे तुम्हें समझ में नहीं आ सकता जब तक तुम टिश्यूज नहीं पढ़ोगे, एनिमल टिश्यूज, है ना। अभी एग्जाम्पल याद रखो, टिश्यूज पे आएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। डन। अब हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। बात नहीं। अब देखो ये स्ट्रक्चर मैं क्लास में तुम्हें 10 बार समझा चुकी हूँ, पर आज इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले उतना ही मैं यहाँ पे बना रही हूँ जितना हम लोगों को पता है, फिर एक एक पोर्शन को हम डिटेल में करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब इधर देखो, कितनी मेम्ब्रेन बनाऊं न्यूक्लियस की, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। मैं यहाँ 2 मेम्ब्रेन बना देती हूँ। आउटर मेम्ब्रेन से कुछ तो कंटिन्यू होता है बच्चों, ई आर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ई आर इतनी मेम्ब्रेन पे नहीं बना रही, इतनी पे बना रही हूँ। अब देखो हमेशा हम क्या करते हैं ना बच्चों, ऐसे मेम्ब्रेन बनाते हैं और ऐसे ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा इसको गौर करके देखेंगे कि होता क्या है, कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, इससे एक ब्लेब निकलता है। क्या निकलता है, क्या बोलूं मैं इसको, बी एल ई बी, इसको बोलते हैं ब्लेबिंग ऑफ मेम्ब्रेन। और उस ब्लेबिंग के आगे क्या बनता है बच्चों, और ये कौन सा ई आर होता है, एस ई आर, आर ई आर। न्यूक्लियस के पास क्या होता है, आर ई आर। अब एक कॉन्सेप्ट याद करो जाके, तुम भूल चुके हो। अब ये देखो, इधर देखो, क्यों याद नहीं आ रहा, आपने रिकॉर्डेड वो नहीं देखा था लेक्चर, मैंने पढ़ाया है ना, ये तो बिल्कुल पढ़ाया है मैंने इसको, ये हाँ नॉर्मल क्लास में भी डिस्कस हुआ है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, मैंने आपको बताया कि किसी ना किसी तरीके से न्यूक्लियस में ही राइबोसोम की सिंथेसिस होती है, और वो राइबोसोम आके बाहर चिपक जाते हैं, याद है आपको। इसका मतलब ये तो कंफर्म बात है कि यहाँ पे क्या चिपका होगा, और न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन पे भी क्या चिपका होगा, राइबोसोम। धीरे धीरे करके मैं तुम्हें सारी चीजें बता रही हूँ, ठीक है। तो इतना कंफर्म है कि जो न्यूक्लियस है
वो कैसी है, डबल मेम्ब्रेन है उस पे, और आउटर मेम्ब्रेन पे क्या है, राइबोसोम। अंदर वाली पे राइबोसोम नहीं है, लेकिन अंदर वाली पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मैं बना देती हूँ, अंदर वाली मेम्ब्रेन पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। फिब्रिलर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, पूरी लेबलिंग में कर दूंगी। ठीक, समझ में आया इतना? चलो इतने की अभी हम लेबलिंग करते हैं। मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ मिले, है ना, राइबोसोम। ये कौन सी मेम्ब्रेन है, इट इज स्टडेड विद राइबोसोम। अंदर वाली कौन सी मेम्ब्रेन है, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, या फिर कैरियोथिका। लिख रही हूं मैं, इसके नाम क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप या फिर कैरियो, एक्टोकैरियोथिका बाहर वाली, एंडोकैरियोथिका अंदर वाली। उतना नहीं बोल रही, कैरियो का मतलब भी न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक में कैरियो क्या बताया था मैंने, है ना, है ना, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक में क्या बताया था, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, तभी बताया था कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो कैरियोथिका क्या है, न्यूक्लियस के ऊपर वाली दो, इसका मतलब है न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली मेम्ब्रेन कैरियोथिका। अंदर क्या भरा है बच्चों, न्यूक्लियोप्लाज्म। अंदर क्या भरा हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये जो दोनों मेम्ब्रेन्स है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना, बीच में क्या बना रही है ये, पोर्स। क्या बोलूंगी मैं इसको, न्यूक्लियर पोर। और अंदर क्या बना हुआ है बच्चों, अंदर एक और डार्कली स्टेन्ड रीजन, याद करो, न्यूक्लियोलस। यहाँ लिख दिया मैंने न्यूक्लियोलस, सब डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है ये। और यहाँ पे कुछ थ्रेड्स पड़े हुए हैं जिसको मैं क्या लिखूंगी, क्रोमैटिन, फिब्रिलर प्रोटीन। अभी हम इसको एक एक स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे, वहां मैं खुद लिखवाऊंगी आपको। अभी बस इतना नोट कीजिए। क्या ये समझ में आया, इतना तो वैसे भी आपको आता था। ब्लेबिंग थोड़ा सा नया था और कैरियोथिका थोड़ा सा नया था। तो फिर कैसे बनेगा ईआर, फिर वैसे ही बनेगा जैसा तुम लोग अपनी कॉपी में बनाते हो, ब्लेबिंग होती है। ठीक, चलो बच्चों जल्दी लिखो इसको, बात नहीं। पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ाऊंगी, फिर मैं इसकी आपको पूरी केमिकली इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है उसका नेचर बताऊंगी। ठीक, डन, चलो। नहीं, लिखो लिखो लिखो, रिवाइज करेंगे। समझना भी होता है। चलो हो गया बच्चों, बच्चों थोड़ा जल्दी करो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ानी है। प्रियांश, वैसे तुम बात कर रहे हो, और सॉरी अथर, तुम दोनों की शक्ल सेम नहीं है। चलो अब मेरी बात सुनो बच्चों, अब सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रही हूँ कैरियोथिका। कैरियोथिका क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कितनी मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली, ये अंदर वाली। तो मैं इसको लिख रही हूँ आउटर मेम्ब्रेन, इधर मैं क्या लिख रही हूँ, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है रखे हुए, तो मैं यहाँ पे लिख दूं दैट आउटर मेम्ब्रेन इज
स्टडेड विद और जो इनर मेम्ब्रेन है इसके पास क्या है बच्चों? प्रोटीन्स है ना, फिब्रिलर प्रोटीन्स। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ दैट इनर मेम्ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन्स है, ठीक है। उसको अटैच होने के लिए याद है मैंने बताया था राइबोफ्लोरिन 1 2 चाहिए होते हैं, वो ईआर ही बनाता है, बाहर से ही बन रहे हैं और वो वहीं पे ही अटैच हो जा रहे हैं, ठीक है। आया समझ में बच्चों? अब सपोज करो ये तो कैरियोथिका था, अब सपोज करो ये मेम्ब्रेन आगे जाने के बाद क्या हो गई बच्चों? फ्यूज हो गई, ठीक है। समझ पा रहे हो? आगे जाने के बाद ही मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई, इधर से भी कोई मेम्ब्रेन फ्यूज हुई होगी, ये जो बीच में है, ये क्या बना? तुम्हें क्या लगता है न्यूक्लियर पोर ऐसी खाली जगह होती होगी जिसकी वजह से कुछ तो होता होगा? अब वो होता क्या है बच्चों? एक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसको हम एन्यूलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन्यूलस। देखो इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। यानी कि जो हम न्यूक्लियर पोर पढ़ रहे थे कि कोई भी चीज जो है वो उसका ट्रांसपोर्ट अगर हमें न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में कराना है तो हमारे माइंड में इमेज थी कि हाँ भाई एक गैप होता होगा वहां से चला जाता होगा, पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। अब इस कॉम्प्लेक्स में क्या है बच्चों? ध्यान से सुनो, यहाँ पे बीच में इधर एक होती है सेंट्रल ट्यूब्यूल। क्या होती है? यहाँ बना रही हूं मैं, एक होती है सेंट्रल ट्यूब्यूल, और इस सेंट्रल ट्यूब्यूल के आसपास इसको सराउंड करे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और भी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। एक सेंट्रल ट्यूब्यूल है, 8 उसको सराउंड करे हुए ट्यूब्यूल्स है। ये पूरा ट्यूब्यूल्स का सिस्टम होता है किसके अंदर? आपके न्यूक्लियर एंड सेंट्रियोल को इससे वो कंपेयर मत करो, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। क्या? नहीं नहीं, आपको अभी बस इतना ही याद रखना है कि यहाँ पे बीच में एक सेंट्रल ट्यूब्यूल है, उसको सराउंड करे हुए 8 ट्यूब्यूल, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया इसको मैं क्या बोलूं बच्चों? इट इज कॉल्ड एज एन्यूलस। हाँ बिल्कुल, जो प्रोटीन्स होते हैं है ना, जो प्रोटीन्स होते हैं ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है। समझ में आया? ठीक है, पूछो। जहां तक मेम्ब्रेन रहेगी बाहर राइबोसोम रहेंगे, इधर भी, और जहां तक मेम्ब्रेन रहेगी अंदर फिब्रिलर प्रोटीन रहेगा। आया समझ में? और जहां पे दोनों फ्यूज हो गए क्या बन गया? न्यूक्लियर पोर। और उसमें पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, बीच में सेंट्रल ट्यूब्यूल और आसपास क्या है? ऐसे नहीं, पेन मत करो। और आसपास क्या है आपकी? 8 ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये समझ में आया? ये थोड़ा सा नया था आप लोगों के लिए। ये हो गया बच्चों? हम्म, लिखो जल्दी, अथर, जल्दी। नहीं, अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है बच्चों? लिटिल न्यूक्लियस। हु इज द लिटिल न्यूक्लियस? कहाँ है हमारा लिटिल न्यूक्लियस? ये रहा, न्यूक्लियोलस। अब ये क्या होता है? नई बीमारी। आओ जरा इसको भी देखते हैं। एक सेकेंड बच्चे, कौन सी स्लाइड? ये ये जल्दी करो बेटा। क्या? राइबोसोम्स, आरआरएनए सिंथेसिस बेसिकली, ठीक है। अभी मैं तुम्हें न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ कैसा होता है। हो गया विहान? चलो आगे देखो,
हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? न्यूक्लियोलस की। तो ये तो हमें पता है कि न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, याद है मैंने आपको पढ़ाया था। ये कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों? मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। दूसरी बात, इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। अब जरा हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है। हमें न्यूक्लियोलस कैसा दिखता है? बहुत डार्क दिखता है, ऐसा क्यों? है ना, डार्कली स्टेन्ड रीजन है। ऐसा इसलिए बच्चों, देखो न्यूक्लियोलस के आसपास क्या है? क्रोमैटिन मटेरियल है या नहीं है? और यही इस क्रोमैटिन मटेरियल के बीच में यहाँ पे क्या बन रहा है? पूरा आरआरएनए। किसके आसपास? कहीं मेम्ब्रेन दिखी आपको? नहीं। तो ये है पूरा का पूरा किसका स्ट्रक्चर? न्यूक्लियोलस का। कि पूरा क्रोमैटिन होता है, उसके बीच में क्या भरा होता है? जो भी नया नया आरआरएनए बन रहा है, जिसकी वजह से ये कैसा दिखता है? डार्कली स्टेन्ड रीजन दिखता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? द लिटिल देखो न्यूक्लियोलस कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में क्या पड़े हुए हैं? क्रोमैटिन के धागे। तो जो क्रोमैटिन, क्रोमैटिन के अंदर जीन होता है, आपको पता है ना, मैंने जीन पढ़ाया है। तो जो क्रोमैटिन के अंदर जीन क्या बना रहा है? आरआरएनए। उससे यहाँ पे कंटिन्यूअस आरआरएनए बनती जाएगी। और ये पूरा क्रोमैटिन और आरआरएनए जब इकट्ठी आप देखोगे तो आपको एक डार्कली स्टेन्ड रीजन दिखेगा, जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। हाँ, अंदर पूरा आरआरएनए भरा हुआ है। वैसे तो यहाँ पे पार्स फाइब्रोसा, पार्स ग्रैन्युलोसा, ये सारी चीजें भी होती है, उतना जाना ही नहीं है तो फिर क्यों पढ़ना है? राइबोसोमल आरएनए का याद करो, मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम्स, नहीं नहीं, दो चीजों के बने होते हैं। एक तो आरआरएनए, याद करो, और दूसरा तो ये जो आरआरएनए है ये एक कंपोनेंट है किसका? राइबोसोम का। अगर आरआरएनए नहीं बनेगी तो राइबोसोम ही नहीं बनेगा। राइबोसोम नहीं बनेगा, प्रोटीन ही नहीं बनेंगे, सेंट्रल डॉगमा ही फेल हो गया। ठीक है। वॉल्यूम लो है, एक सेकेंड। क्या हुआ शौर्य? प्रियांश एक बार सर को बुला के लेके आना। लिख लो। क्या हुआ? सिर्फ अर्नव है जो बच्चा सीरियस है। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? ठीक है। अब मेरी बात सुनो बच्चों। क्रोमैटिन के बारे में वैसे हम लोग जानते हैं, लेकिन एक ब्रीफ मैं तुम्हें थोड़ा सा दोबारा से बता देती हूँ ताकि सारे बच्चों को समझ में आ जाए। इधर देखो, याद करो मैंने बोला था कि सेल छोटी सी होती है, न्यूक्लियस उससे भी छोटा होता है, और उसके अंदर हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखी होती है इन दी फॉर्म ऑफ डीएनए। अब तो तुम्हें रट भी गया होगा ये सब कुछ। ठीक है। उस पूरे डीएनए को मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत नई टर्म्स आज आप लोग सीखोगे इसी से ही। ठीक है। वो जो थ्रेड मेरा न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है उसको मैंने खोल दिया पूरा, तो ये क्या है? मेरा डीएनए। फुल फॉर्म क्या है इसकी? बिल्कुल सही, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कितनी लेंथ है इसकी? किस में? ह्यूमन सेल में ना। अब भाई ये 2.2 मीटर का डीएनए जो हमने खोल दिया, ये फिट कैसे था? है ना, ये फिट कैसे था? अब मेरी बात सुनो, एक मिनट। आज अब तुम कुछ नया सीखने वाले हो। अब नया क्या सीखने वाले हो? इधर देखो बच्चों, मैंने आपसे क्या बोला कि ये जो 2.2 मीटर का डीएनए है, इसको मैं एज इट इज न्यूक्लियस में डाल सकती नहीं हूँ। अब मुझे इसकी क्या करनी पड़ेगी? पैकेजिंग करनी पड़ेगी। अब बहुत ध्यान से सुनना, तुम लोग भी, नया है तुम्हारे लिए। मुझे क्या करनी पड़ेगी बच्चों? इसकी पैकेजिंग। तभी ये
न्यूक्लियस के अंदर फिट होगा, यानी कि जो डीएनए हमारा इतना बड़ा है, न्यूक्लियस में फिट होने के लिए इसकी कई लेवल्स पे पैकेजिंग होती है। ठीक है, अब सुनो इधर, गोल्जी बॉडी मत करो, जो मैं बोल रही हूँ इधर देखो, सुनो मेरी बात। अब मैंने आपको हमेशा से पढ़ाया है कि डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज होता है, तो अब ये किसकी हेल्प लेगा, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स की, पर वो प्रोटीन्स कौन से होंगे, हिस्टोन प्रोटीन। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे तुम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ा रही हूं मैं, तो डीएनए किसकी हेल्प लेने वाला है, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स की, क्या नाम है उसका, हिस्टोन। और हिस्टोन अकेला प्रोटीन नहीं होता, उसका पूरी एक बॉल होती है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हिस्टोन ऑक्टामर जो है ये प्रोटीन है, तो ये अमाइनो एसिड से बना होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि जो हिस्टोन है वो बेसिक अमाइनो एसिड से बना होता है। कैसे अमाइनो एसिड से, बेसिक, बेसिक एसिड तो समझते हो ना तुम। तो जो हिस्टोन प्रोटीन्स है वो किसके बने हुए हैं बच्चों, कंपोज्ड ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड। और वो बेसिक अमाइनो एसिड कौन से हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन। सुनो मेरी बात, कौन से हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन। आज तुम्हें पैकेजिंग का एक अबव लेवल लेके जाना है। अब इधर देखो, आवाज कम हो गई ना, फिर से चली गई, कोई बात नहीं, हम तो पढ़ लेते हैं। इधर देखते हैं, हाँ बच्चों, अगर नहीं भी नोट हो रहा ना तो मैं ये भेजूंगी, इसकी टेंशन मत लो। जो मुझे पढ़ाना है, 1 घंटा है मेरे पास, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ानी है। ठीक है, आप घर जाके भी नोट करो। अभी मेरी सुन लो बच्चों, इसको लिख लेना घर जाके, मैं दूंगी नोट्स आपको। ठीक है, नहीं तो ये चैप्टर ही रह जाएगा, हमारा बहुत बड़ा चैप्टर है। अब मैंने आपसे बोला कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं और उसको मैं क्या बोलती हूँ, हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर का मतलब 8 प्रोटीन। तो मेरी बात सुनो, 1 2 3 4, चार तो ये रहे, और 4 कहाँ होंगे, इसके पीछे। 4 यहाँ है, 4 इसके पीछे होंगे, और कौन कौन से हैं ये, अब देखो, हिस्टोन H2A, H2B, H3 और H4। क्या है ये प्रोटीन्स जिस जिस यूनिट्स के बने हुए हैं वो लिखा हुआ है। दो क्या है, H2A, एक ये रही, एक इसके पीछे। दो क्या है, H2B, एक ये रही, इसके पीछे। दो क्या है, H3, एक ये है, एक इसके पीछे। और दो क्या है, H4, जो ये एक ये है, एक इसके पीछे। और होता क्या है ना, H4 यहाँ होता है, H3 यहाँ होता है, मैं वैसे ही लिख देती हूँ। ठीक है, ऑक्टामर समझ में आया। अब ये ऑक्टामर कैसे है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज का। ऑक्टामर पे कैसे प्रोटीन्स है, कैसे अमाइनो एसिड है, बेसिक। अब डीएनए इस पे पैक हो जाएगा। अब वो पैक कैसे होगा, डीएनए कितनी टर्न लेगा, डीएनए लेगा आपकी 1.75 टर्न। एक हिस्टोन ऑक्टामर पे, सुनो मेरी बात, अब अच्छे से सुनो, एक हिस्टोन ऑक्टामर पे डीएनए कितनी टर्न लेने वाला है, 1.75, मतलब पूरी दो भी नहीं है। ठीक है, या फिर 1/3/4 टर्न लेगा। ठीक है, अभी हम इसको जरा कॉपी करते हैं, क्योंकि हम पूरा आपको बताने वाले हैं। यही है बच्चे, अभी बताती हूँ, रुक जाओ। ठीक है, अब मैंने यहाँ 3 ऑक्टामर बनाए हैं, सुनते जाओ। हाँ बेटा, क्या कर रहे हो, पढ़ो चुपचाप। देखो, ये एक हिस्टोन ऑक्टामर है, ये दूसरा हिस्टोन ऑक्टामर है, ये तीसरा हिस्टोन ऑक्टामर है। ऑक्टामर क्या है, प्रोटीन्स जो कि 8 यूनिट से मिलके बना हुआ है, 2 H2A, 2 H2B, 2 H4, 2 H3। ठीक है, ये हाँ एक प्रोटीन है, एक बॉल समझ सकते हो जिसमें ये यूनिट्स हैं। ठीक, अब मैंने क्या बोला, इसमें डीएनए जो है ये क्या करेगा बच्चों, 1.25 टर्न मारेगा पीछे से ऐसे, और फिर घूम जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब पूरी 2 टर्न्स भी नहीं है, एक तो पूरी मारी और एक मतलब
0.75 के आसपास मारी, फिर वो कहाँ चला गया, दूसरे हिस्टोन प्रोटीन पे। समझ में आया? अब ये जो डीएनए है यहाँ से वो फिसल सकता है ना, आगे जहां से जा रहा है यहाँ से फिसल सकता है। इसको बचाने के लिए यहाँ पे एक क्लिप लाइक प्रोटीन और प्रेजेंट होता है, यहाँ इस तरीके से। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सुनो मेरी बात सुनो बच्चों, जो कॉन्सेप्ट है मैं वो तो बताऊंगी ना। अब वो फिसल रहा है नहीं फिसल रहा है, कैसी बात कर रहे हो, इधर देखो। तो होता क्या है, ये पूरा का पूरा टर्न कर रहा है, तो वो डीएनए कहीं यहाँ से स्लिप ना हो जाए, इसको क्लिप करने के लिए यहाँ पे एक और प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसको मैं क्या बोलूंगी, H1 लिंकर। ठीक है, क्या बोलूंगी मैं, H1 लिंकर। और ये जो H1 लिंकर है, नोट, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर। समझ में आया? H1 लिंकर इज नॉट द पार्ट ऑफ, यही लिख देती हूँ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, H1 लिंकर इज नॉट द पार्ट ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर। क्या क्या ये आता कहाँ से, डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है ना, डीएनए से ही तो प्रोटीन्स बन रहे हैं सारे के सारे। देखो ये मान लो, एक पूरा टर्न लिया और एक आधा लिया और फिर आगे चला गया, मतलब आधे से ज्यादा लिया और आगे चला गया, मतलब कंप्लीट नहीं करा। ठीक है, कोई थ्रेड है, जैसे मांझा है ना, उसको ऐसे एक तो पूरा टर्न दे दिया और एक पॉइंट मतलब 1.75 के बाद तुमने उसको दूसरे उस पे ले गए, इस तरीके से। एक मिनट, अब मेरी बात सुनो बच्चों, ये समझ में आया तुमको? जब मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करूंगी तो मुझे ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। अब पूरा इतना तो दिखेगा नहीं, मुझे क्या दिखेगा, ऐसे ऐसे कुछ मोती हैं जिसपे ऐसे ऐसे धागे हैं। ये क्या लग रहा है कि मैंने मोतियों की माला बनाई है, इसको हम बोलते हैं बीड्स ऑन दी स्ट्रिंग। बहुत सारी केमिकल एनालिसिस होती हैं, मल्टीपल एक्सरे डिफ्रैक्शन चीज होती हैं, बहुत सारे और भी टेक्निक्स होती है ना। ऐसा दिखता है। उसके बाद ये सब जो है ये स्ट्रक्चर्स दूसरे एक्सपेरिमेंट से बनाए जाते हैं। हाँ, वही। समझ में आया बच्चों? तो अब मैंने तुम्हें क्या बताया कि ये बीड्स ऑन द स्ट्रिंग ये किसका स्ट्रक्चर है, याद करो मैं तुम्हें क्या पढ़ाती थी कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स पे डीएनए रैप होगा तो क्या बनेगा, क्रोमैटिन। ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, क्रोमैटिन। अब मेरी बात सुनो, इधर देखो, इधर पेस्ट होगा ना, देखो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इस स्ट्रक्चर में क्या है, एक हिस्टोन ऑक्टामर, और इधर देखो बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसके अंदर क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर है, दिख रहा है, प्लस डीएनए है जिसने कितनी टर्न ली है बच्चों। इस पूरे स्ट्रक्चर को एक स्पेशल नाम दिया गया है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, जो भी बच्चा एनएससीजेएस की प्रिपरेशन कर रहा है, सीरियसली 11th और 12th की एनसीईआरटी खरीदो। और आज के बाद मतलब तुम लोग बिल्कुल 11th का जो सेल वाला चैप्टर है वो आसानी से समझ जाओगे, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें समझ में ना आए। अब तक के लेक्चर्स, एक सेल डिवीजन है वो अलग है, बायोमोलिक्यूल्स वो अलग है। ठीक है, ये समझ में आया बच्चों, न्यूक्लियोसोम क्या होता है। ठीक है, अब होता क्या है ना बच्चों, ये जो क्रोमैटिन है ये भी दो तरीके का होता है। अब मेरी बात सुनो, क्रोमैटिन क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए जो कि कहाँ पड़ी हुई है, न्यूक्लियस में पड़ी हुई है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे डीएनए सेल में क्रोमैटिन की फॉर्म में मिलता है, लेकिन अगर मैं बना रही हूँ, मान लो ये डीएनए है, ठीक है, ये क्रोमैटिन थोड़ा सा कंडेंस फॉर्म है, ठीक है, और मैंने तुम्हें
ये दो चीज दिखा दी। इधर देखो, ये पूरा क्रोमैटिन, ये क्रोमोसोम, और ये डीएनए। तो पहले मैं यहाँ लेबल करती हूँ, फिर मैं तुम्हें कुछ कंपैरिजन बताती हूँ। बेटा ये कंडेंसेशन दिखाई गई है। हाँ, ये क्या बताया मैंने, और ये क्या बताया मैंने, क्रोमोसोम। और ये बनते कब कब है, क्या क्या चीजें होती है, मैं बता चुकी हूँ कि डीएनए तुम्हें डीएनए की फॉर्म में तब दिखता है जब डीएनए आपस में अपनी कॉपी बना रहा है, रेप्लिकेशन कर रहा है। क्रोमैटिन की फॉर्म में मोस्ट ऑफ द टाइम पड़ा रहता है, और जब सेल डिवीजन होनी होती है तो और भी कंडेंस होकर क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है। डन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर तुम ये देखो कि अगर मैं क्रोमैटिन को यहां से देखो, ये मैंने उठाया क्रोमैटिन, ये पूरा ही आ रहा है, तो हम दोबारा से इसको बना लेते हैं। ये मैंने क्रोमैटिन को दो फॉर्म में बनाया है, दिख रहा है तुम्हें। एक क्रोमैटिन ऐसा है जो थोड़ा खुला हुआ है, और एक है जो कि और भी पैक हो गया है। तो एक को बोलते हैं हम बच्चों यू क्रोमैटिन, और दूसरे को बोलते हैं हम हेटेरोक्रोमैटिन। तो इस पे क्वेश्चन आया था, इसको जरा अच्छे से डिस्कस करके मैं तुम्हें बताती हूँ। सुनते जाओ बच्चों, मैं जो भी बता रही हूँ तुम्हें। ये यूक्रोमैटिन जो खुला हुआ है, ये है हेट्रोक्रोमैटिन। अब याद करो सेंट्रल डॉगमा जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था, उसमें मैंने क्या बोला था कि इंफॉर्मेशन डीएनए से एमआरएनए में जाती है और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। अगर मैं आपसे पूछूं यूक्रोमैटिन का एमआरएनए बनाना आसान होगा या हेट्रोक्रोमैटिन का? ट्रांसक्रिप्शन जब होती है तो इंफॉर्मेशन को कॉपी करना है। तो अगर मुझे कॉपी करना है तो डीएनए जो पैक है उसको तो मुझे बहुत खोलने में टाइम लगेगा, या जो खुला हुआ है उसको कॉपी करना आसान होगा, है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन में से किसकी आरएनए जल्दी बन सकती है या किसकी आरएनए ज्यादा बनती होगी, तो यूक्रोमैटिन की। तो यूक्रोमैटिन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ दैट इट इज ट्रांसक्रिप्शनली, हाँ बिल्कुल, इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। अभी मैं 1 मिनट बाद तुम्हें दोबारा से सेंट्रल डॉगमा बताऊंगी क्योंकि हर बच्चे को नहीं पता है। ठीक है, सुनो मेरी बात। मैंने क्या बोला कि यूक्रोमैटिन जो है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का क्या मतलब है कि इसकी इंफॉर्मेशन जल्दी से एमआरएनए में चली जाएगी क्योंकि भाई डीएनए खुला हुआ है। लेकिन अगर इतना पैक हो गया है तो इसका मतलब इसकी बार बार क्या नहीं होती होगी, इसकी इंफॉर्मेशन कॉपी नहीं होती होगी, इसलिए वाला डीएनए का पोर्शन जो है बहुत ज्यादा कंडेंस है। समझ में आया? तो ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। क्या इतना पॉइंट आप लोगों को क्लियर है? याद कराऊं एक बार सेंट्रल डॉगमा क्या था। सुनो मेरी बात। मैंने आपसे बोला था कि डीएनए तो न्यूक्लियस में पड़ा होता है और इसी के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, और हमारी बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोटीन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो डीएनए से प्रोटीन बनने के सफर को तय करने के लिए हमारे पास क्या है, एक सेंट्रल डॉगमा जो बताता है कि डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, वो साइटोप्लाज्म तक कैसे पहुंचेगी। तो होगा क्या, ये जो डीएनए है ये अपनी इंफॉर्मेशन किसी ऐसे को देगा जो उस मैसेज को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ले जाए। तो वो कौन है, बीच में मैसेज ले जाने का काम कौन करेगी, एमआरएनए। तो डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन एमआरएनए को दे देगा, डीएनए खुल जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन एमआरएनए की फॉर्म में कॉपी हो जाएगी, वो एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगी, और वहां पे इस एमआरएनए को देख के राइबोसोम क्या बना देंगे, और ये कहाँ आएगी बच्चों, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ जाएगी। हाँ, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो डिग्रेड कर देंगे उसको। वो उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के राइबोसोम प्रोटीन बनाएंगे। हम्म, हाँ। अब मेरी बात सुनो बच्चों, डीएनए ने क्या करा,
अपने जैसा कुछ भेज दिया, कहाँ से, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, यानी अपना ट्रांसक्रिप्ट भेज दिया। तो उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम? ट्रांसक्रिप्शन। अब याद करो, मैंने आपको एक बार बताया था कि डीएनए हो या एमआरएनए हो, वहां पे बेसिस होते हैं ATGCU। अब ये ATGCU वाली इंफॉर्मेशन को हमें किसमें कोड करना है? प्रोटीन्स में, अमाइनो एसिड में। यानी मुझे एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो दूसरा प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे? ट्रांस दिस इज सेंट्रल डॉगमा। हाँ, वो दोबारा हम पढ़ेंगे। जैसे आरएनए में यूरासिल होता है और उधर जो है थाइमिन होता है। अभी हम एमआरएनए पे डीप में हमें जाना ही नहीं है, मेरे को सिर्फ ये बताना है कि डीएनए से एमआरएनए में हम जो प्रोसेस होता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और यू क्रोमैटिन क्योंकि डीएनए खुला है तो इन्फॉर्मेशन जल्दी से एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। और हेट्रोक्रोमैटिन में डीएनए बहुत टाइटली पैक्ड है, तो वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। क्या आपको ये चीज समझ में आई? डन बच्चों? ठीक है, इतना समझ में आया? अब क्वेश्चन जो एनएससीजेएस का आया था यहाँ पे, वो था बार बॉडी के ऊपर। ये बार बॉडी क्या होती है, इस चीज को समझो। पहले नीट का जब पेपर हुआ करता था तो बार बॉडी पे क्वेश्चंस आया करते थे। अब इसको नीट से भी हटा दिया कि हम कॉलेज में पढ़ते हैं, पर सुनो, बार बॉडी होती क्या है? फीमेल्स के अंदर सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं? फीमेल्स में फीमेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो कौन से हैं? XX। अब मेरी बात सुनो, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो सेम ही तो जीन होंगे, जो इधर होंगे वो इधर होंगे लगभग, है ना? मतलब अभी तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि इन दोनों में भी कुछ कुछ अलग होती हैं चीजें। आज की क्लास में अगर टाइम मिला तो समझाऊंगी। लेकिन होता क्या है, जब फीमेल के पास 2 एक्स की कॉपी है तो एक इनएक्टिव हो जाती है। ठीक है, एक क्या हो जाती है बच्चों? इनएक्टिव। अब ये देखो, अगर ये इनएक्टिव है इसका मतलब क्या है? ये क्या नहीं कर रही? ट्रांसक्रिप्शन। और अगर ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर रही तो ये कैसी हो गई होगी? टाइटली पैक्ड हो गई होगी। इधर देखो, तो ये कैसी हो गई होगी बच्चों? टाइटली पैक्ड। तो चलो एक ये बना दिया मैंने और एक इसको। तो जब मैं इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करती थी या कर रही थी, तब मुझे एक बॉडी मिली जिसको मैंने क्या बोला? बार बॉडी। तो ये बार बॉडी है क्या? क्वेश्चन आया है। इट इज नथिंग बट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं पता ना। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। नीट में क्या क्वेश्चन आया करते थे कि अगर किसी फीमेल का जीनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब उसका सेक्स क्रोमोसोम बता रहे हैं, 4 बार एक्स है, ठीक है, तो उसके पास कितनी बार बॉडी होंगी? 3। एक काम करता है, -1 करके उतनी बार बॉडी प्रेजेंट होती है, होता है। मल्टीपल डिसऑर्डर्स आर देयर। XXX होता है, XXXY होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक Y पे, एक मिनट मेरे को बताने दो, होता क्या है बच्चों? Y पे XY क्रोमोसोम की वजह से मेल होता है ना, तो Y पे एक फंक्शनल सेगमेंट जीन होता है जिसकी वजह से मेल मेल बन पाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि वो सेगमेंट अगर टूट गया Y से और वो अगर X पे लग गया, तो XX होने के बावजूद भी वो क्या बन जाएगा? मेल बन जाएगा। समझ रहे हो? मतलब उतना नहीं है, बहुत ब्रॉडर व्यू है। ठीक है, बट ये हम मेडिकल की बुक्स में पढ़ते हैं बच्चों। मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया करूंगी फिर अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे तो। समझ में आ रहा है? तो उतना नहीं है जितना हम पढ़ते हैं, बहुत ब्रॉडर चीजें हैं ये, तो बहुत बेसिक 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 चीज पढ़ते हैं। ये मैंने किसी उसमें पढ़ा था, MBBS की बुक में ऐसा होता है। बट ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम लोग को? ठीक है, अब हम आते हैं अपनी सबसे खतरनाक चीज पे, कि जब, नहीं नहीं सुनो, कि जब हमारी सेल को डिवाइड होना होता है तो क्रोमैटिन और कंडेंस होके क्या बना लेता है? क्रोमोसोम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इंपॉर्टेंट है बच्चों, 11th की एनसीईआरटी में भी है और क्वेश्चंस भी आते हैं, और आपके सेल डिवीजन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्या हो रहा है? क्या बन जाता है? क्रोमोसोम इज फॉर्म्ड।
इधर देखो, अब क्रोमोसोम होता कैसा है बच्चों? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ये जो बीच में आपको दिख रहा है एक कंस्ट्रिक्शन आया हुआ है, इस कंस्ट्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ऑल्सो नोन एज सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं इसको? इस सेंट्रोमियर के ऊपर प्रोटीन्स की प्लेट्स लगी होती हैं, इधर भी और इधर भी, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। तो यहाँ पे भी प्रोटीन की प्लेट लगी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो पूरा क्रोमोसोम बना है इसके ऊपर ये जो मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं पेलिकल, ठीक है। ये जो पूरी थ्रेड की मेम्ब्रेन है इसको हम क्या बोल रहे हैं? पेलिकल। और इस पेलिकल के अंदर क्या होगा बच्चों? बहुत सारा क्रोमैटिन फाइबर, बहुत सारा क्या होगा? क्रोमैटिन फाइबर। और उस क्रोमैटिन फाइबर को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे मैं बनाती हूँ, वो अलग है, उतना नहीं, वो अलग है, अभी एक क्रोमोसोम। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ये होता क्या है देखो, क्रोमैटिन और भी ज्यादा जब कंडेंस होता है तो एक नया स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोनिमेटा। और ये क्रोमोनिमेटा किस में प्रेजेंट है? आपके क्रोमोसोम में, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये जो क्रोमोनिमेटा है या तो ये पैरेलल होगा या ये एंटी पैरेलल होगा। मतलब एक क्रोमोसोम में जो क्रोमोनिमेटा या तो कैसा होगा? पैरेलल या होगा एंटी पैरेलल। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जो क्रोमोनिमेटा है, देखो क्रोमोसोम के अंदर थ्रेड्स होंगे, कंडेंस थ्रेड्स होंगे, क्रोमैटिन से आगे, मतलब आगे जैसे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी सेल डिवीजन की बहुत सारी फेजेस होती हैं, उनमें से कुछ फेज में जब हमें प्रॉपर क्रोमोसोम दिखते हैं तब हमें पता लगता है कि थ्रेड्स क्या है? क्रोमोनिमेटा। क्रोमैटिन से भी आगे की एक स्टेज है। अच्छा, ये जो थ्रेड्स है ना दो, या तो ये पैरेलल हो सकते हैं या ये एंटी पैरेलल हो सकते हैं, ठीक है। ये जो दो थ्रेड्स क्रोमोनिमेटा के हैं ये पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। अगर ये पैरेलल है तो हम इसको बोलते हैं पैरानेमिक, और अगर ये एंटी पैरेलल है तो हम इसको बोलते हैं प्लेक्टोनिमिक। और एक क्रोमोसोम के अंदर या तो आपको पैरानिमिक अरेंजमेंट दिखेगी या फिर प्लेक्टोनिमिक अरेंजमेंट दिखेगी, दोनों साथ में नहीं दिखती हैं। अब किसी किसी क्रोमोसोम में क्या होता है, इस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा एक और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन आती है, सुनो। तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ एक, कि किसी किसी क्रोमोसोम में क्या होता है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा एक और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन आ जाती है, ठीक है। क्या हुआ? अच्छा, तुम साथ साथ बना रहे थे, कोई बात नहीं, ठीक है। किसी किसी क्रोमोसोम में क्या होता है बच्चों, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन आ जाती है, और उसके ऊपर वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं NOR रीजन, ठीक है। NOR, समझ में आया? पढ़ा है कहीं? कहाँ? ये गेट नहीं है, ये नॉर नैंड वो वाले गेट नहीं है, सेमीकंडक्टर वाले, कुछ और है ये नीदर नॉर भी नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन में लिख देती हूँ। हम्म, ठीक है। ये बेसिक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। अब जो मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको समझो, क्रोमोसोम भी ना चार टाइप्स के होते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन कि ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहाँ है, बहुत आसान है, एकदम सेंटर में है या थोड़ी सी सेंटर से दूर है या सेंटर से और दूर है या बिल्कुल कॉर्नर पे है। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? चार टाइप के। सुनते जाओ बस अब। हाँ वही, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, चार, ठीक है। चार तरीके के क्रोमोसोम होते हैं बच्चों, बात नहीं करो, इधर देखो।
एनसीईआरटी है 11th की तो पढ़ोगे ना, तो उसमें मिलेगा। एक होता है मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, दूसरे होते हैं सब मेटासेंट्रिक, तीसरे होते हैं एक्रोसेंट्रिक, और चौथे होते हैं टीलो सेंट्रिक। अब मेरी बात सुनो बच्चों, सपोज करो ये क्या है तुम्हारी प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या फिर सेंट्रोमियर। अगर ये जो सेंट्रोमियर है ये बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, इधर देखो बच्चों, अगर ये सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है और ऊपर वाली और नीचे वाली आर्म बिल्कुल इक्वल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में देखना तुम क्या होने वाला है, ठीक है, तो इट इज स्लाइटली एक एंड की तरफ है। एक्रोसेंट्रिक में क्या है, एक एंड बेचारा हाँ, तो एक एंड जो है वो बहुत छोटा और एक एंड जो है वो क्रोमोसोम का बहुत बड़ा हो गया है। और टीलोसेंट्रिक में तो कुछ ज्यादा ही नाइंसाफी है बच्चों, कि ये इस तरीके का हो गया है। समझ में आया टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम? इसमें स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, इसमें नहीं, नहीं नहीं नहीं। सेंट्रोमियर इसका कहाँ है, यहाँ स्लाइटली अब, हाँ कहीं पे भी टुवर्ड्स दी एंड, और उधर वहां पे क्या लिखूं मैं, कि एट वन पोल। क्या ये समझ में आया? इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इसी से है, वो है कि क्रोमोसोम्स की आप स्टडी कब करोगे, सबसे पहली बात तो, ठीक है, ये अभी आपके लिए नई नई टर्म्स है, बस अभी याद करो। अगर मेरे को क्रोमोसोम की स्टडी करनी है तो मैं कब स्टडी करूंगी, तो ये तो तुक्के मारने वाली बात है कि हम तभी स्टडी करेंगे कि जब सेल डिवाइड हो रही होगी। अब सेल जब डिवाइड होती है तो उसमें मल्टीपल फेजेस होते हैं, जैसे प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, बहुत सारे फेज होते हैं, है ना। अब मेरे को अगर क्रोमोसोम को स्टडी करना है तो मैं कौन से स्टेज में से सेल को उठाऊं, तो मेटाफेज। मेटाफेज इज द बेस्ट, कि जब मैं क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी, ऐसे उनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, उनका सेंट्रोमियर कहाँ है, पढ़ पाऊं। लेकिन अगर मुझे इसकी शेप पढ़नी है कि भाई वो आई शेप का है, जे शेप का है, एल शेप का है, तो मैं कौन सा फेज उठाऊंगी, एनाफेज। अब ये शेप मुझे कैसे पता लगेगी, इस चीज को समझो। ये बन गया, चलो मैं नोट्स में दूंगी, नोट्स में दूंगी, नोट्स में दूंगी। हाँ हाँ, उसको देख के लिख लेना। अभी नोट्स आ जाएंगे ना, पूछो। हाँ वो लिख रही हूँ मैं। अभी मेरी बात सुनो बच्चों, सबसे पहले मैं तुम्हें बता रही हूँ कि हमें क्रोमोसोम की शेप कैसे पता लगेगी। अब ये देखो, जब भी सेल डिवाइड होगी क्रोमोसोम अपनी कॉपी बनाएगा, बनाएगा या नहीं बनाएगा? चलो ठीक है, क्योंकि भाई दो सेल में डिवाइड करना है तो कॉपी तो बनेगी बनेगी। तो इधर देखो, ये एक सेंट्रोमियर है, जब इसकी कॉपी बनेगी तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा? याद है हम ऐसे ही क्रोमोसोम बनाते थे हमेशा। जब इसकी कॉपी बनेगी तो ये ऐसा बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा बच्चों? और जब इसकी कॉपी बनेगी, एक मिनट में कर रही हूँ। एक मिनट, हाँ हाँ, हाफ ईयर। अब मेरी बात सुनो बच्चों, आप सुनो सुनो सुनो, जो मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट चीज है, उसको सुनो, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो, अब मैं बोल रही हूँ कि सेल डिवीजन के टाइम, अब इतना तो हमें पता है कि उधर से स्पिंडल फाइबर आएंगे, इधर से स्पिंडल फाइबर आएंगे, इस क्रोमोसोम के टुकड़े टुकड़े होंगे, दो टुकड़े होंगे, एक इस सेल के लिए, एक दूसरी सेल के लिए,
होंगे। अब देखो, जब ये टूटेगा सेंट्रोमियर से और ये खिसकेगा एक तरफ, तो इसकी शेप ऐसी नहीं होगी बच्चों, एक इधर जाएगा और बटरफ्लाई, बटरफ्लाई नहीं है, ये वी लग रहा है ना, तो ये कौन सी शेप है? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो मेटासेंट्रिक है बच्चों, नो कमेंट्स प्लीज, इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मेटासेंट्रिक है उसके क्रोमोसोम की शेप कैसी होती है? वी शेप। ठीक है, दूसरी चीज बच्चों, इधर देखो, जब ये जाएगा, सेपरेशन होगी इसकी, तो ये मैंने इसका सेंट्रोमियर बनाया, ये मैंने इसका सेंट्रोमियर बनाया, और ये इस तरीके से सेपरेट होंगे, ये एल लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या, कैसी शेप्ड है बच्चों? ठीक है, इसकी तो बहुत आसान है, इसकी देख लो, बिल्कुल सही। इसकी क्या शेप है बच्चों? ये कैसी शेप है? और ये वाली कैसी शेप है बच्चों यहाँ पे? ये जे शेप है। ठीक है, कौन सी शेप है बेटा? जो नाम है वो आपको याद करने हैं, ऐसे ही सेम ही है, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना इनके क्रोमोसोम्स में भी। पर आपको याद रखना है ये। अब मैं आपको कुछ फेजेस के बारे में बता रही थी, एनाफेज, टीलोफेज, मेटाफेज, क्या है ये? अगर मेरे को क्रोमोसोम की ऐसी स्टडी करनी है कि भाई कैसे है वो, तो मैं कौन से फेज में स्टडी करूंगी? मेटाफेज। और इसको मैं क्या बोल रही हूँ? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी एक्चुअली में दिखने में कैसे हैं। तो इफ आई वांट टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, तो मैं कौन से फेज को लूंगी बच्चों? लेकिन अगर मुझे देखना है कि भाई उनकी शेप कैसी है, वी शेप है, एल शेप है, जे शेप है, आई शेप है, तो मैं तब देखूंगी ना जब वो सेपरेट हो रहा हो। तो कौन सा फेज होता है वो? एना फेज। तो मैं शेप कब देखूंगी बच्चों? स्टडी कब करूंगी मैं? स्टडी ऑफ द शेप ऑफ क्रोमोसोम। कौन सा फेज? एना फेज। अब आई वो बात समझ में जो आपको मैं बोल रही थी? ये समझ में आया कि क्रोमोसोम्स की मल्टीपल शेप्स होती हैं? नहीं, बस नाम कभी लिया होगा तो लिया होगा, अभी नहीं पढ़ना। हाँ, बट सारे ही होते हैं ये। ठीक है, आया समझ में? ये जो है आपका बेसिक है किसका, थोड़ा बहुत इसको हेल्प करेगा आपको सेल डिवीजन में, कि हाँ अगर मुझे स्टडी करनी है मेटाफेज की, तो उसमें मुझे ऐसे क्रोमोसोम्स दिखेंगे, एनाफेज में मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा। और आपको ये भी समझ में आया होगा कि एक्चुअली में क्रोमोसोम बन कैसे रहा है, हिस्टोन, ऑक्टामर, ये सब कुछ समझ में आया। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है बच्चों जो जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं और जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्रोमोसोम से रिलेटेड ही है, इसलिए मैंने यहीं पे उसको ऐड कर दिया है। चलिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, सबसे पहली जो टर्म है मेरी, उसको मैं बोल रही हूँ बच्चों फिनोटाइप। क्या मतलब है इसका? फिनोटाइप, पहले मैं डेफिनेशन लिखती हूँ फिर तुम मुझे एग्जांपल बताना। सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल, बच्चों अब हम जेनेटिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं कुछ कुछ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से अब हमारी जेनेटिक्स स्टार्ट होगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें, हाँ हाँ, वहां पे कुछ कैरेक्टर्स थे ना फिनोटाइपिक बैक्टीरिया के, वो तो, वो जीनोटिपिक वो कुछ और था। ये जो है फिनोटिपिक का मतलब कि मेरे, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो तुम क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि मैम की हाइट इतनी है, ठीक है, कि कलर क्या है, स्किन कलर क्या है, बाल का कलर क्या है, आईज का कलर क्या है, ठीक है, ये सब तो तुम ऑब्जर्व करोगे।
ईयर लोब कैसा है, आईब्रोज कैसी हैं, ये सारे सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। ठीक है, पहली चीज समझ में आया, फिनोटाइप क्या है, समझ में आया। अब दूसरी चीज, इस फिनोटाइप के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन। जीन कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन। और मुझे पता है कि जीन की डेफिनेशन आप लोगों को पता ही है, दैट इज फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक, इतने में भी कोई प्रॉब्लम लगती नहीं है। अब बात आती है इंपॉर्टेंट, जो कि क्रोमोसोम से रिलेटेड है, एक नई टर्म बच्चों, एलील। सुनिए किसी ने, एलील या एलिलोमॉर्फ। अब सुना हुआ है ना, क्या है बताओ। नहीं, मैंने नहीं बोला। अब मेरी बात सुनो बच्चों, अब मैं तुम्हें इस टर्म को समझा रही हूँ। अगर ये टर्म तुम समझ गए, ये 11th-12th के बच्चे भी इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, अगर ये टर्म्स तुम समझ गए तुम्हारे लिए जेनेटिक्स बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मैंने आपसे क्या बोला, देखो क्रोमोसोम समझ में आता है, बीच में सेंट्रोमियर है, ऊपर एक आर्म है, नीचे एक आर्म है। ठीक है, ये मैंने एक क्रोमोसोम बनाया, यानी कि मैं हैप्लॉइड सेल की बात कर रही हूँ। पर हम तो कैसे हैं, डिप्लॉइड। हमारे पास तो एक जैसे दो क्रोमोसोम है, जो एक मदर से आए और एक फादर से आए हैं, मतलब इसी क्रोमोसोम का एक भाई भी होगा जो कि डिट्टो सेम होगा। सेम कैसे होगा, क्या इसके जीन उसके जीन सेम होंगे, नहीं, उसका सेंट्रोमियर इसके सेंट्रोमियर के सामने होगा, इसकी लेंथ जो है इन आर्म्स की वो इक्वल होंगी। फिनोटाइप, जीन की फिनोटाइप नहीं। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब कि ये दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इसमें फर्क है। क्या फर्क है, सुनो मेरी बात। सपोज करो कि मेरे पापा का ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, मम्मी का ब्लड ग्रुप ए है, और मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी, नहीं ए बी है, ए बी होता है, सिर्फ ऐसे केस में ए बी ही होता है, और भी हो सकते हैं, वो जेनेटिक्स में जाएंगे तब हम बात करेंगे। लेकिन अभी मोटी मोटी बात कर रहे हैं हम कि मेरे फादर का ब्लड ग्रुप बी, मम्मी का ए, तो मेरा ए बी। अब ये कैसे हुआ, ब्लड ग्रुप का जीन है कहाँ पे, इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, मैं जो समझा रही हूँ। सेंट्रोमियर से अगर, एलील समझो, सेंट्रोमियर से अगर यहाँ 5 mm, मतलब मैंने अपने हिसाब से कोई डिस्टेंस लिया है, ऐसा नहीं हो रहा है, सेंट्रोमियर से 5 mm ऊपर एक जीन है यहाँ पे, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेरे, ये मैंने अपने क्रोमोसोम का पेयर ही तो बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसके सामने वाला जो भाई वाला क्रोमोसोम है, उसके भी सेंट्रोमियर से 5 mm ऊपर यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, ब्लड ग्रुप का जीन। इसका मतलब जो जो जीन यहाँ पे हैं, वो जीन इसके सामने वाले क्रोमोसोम्स पे भी हैं, लेकिन वो अलग हो सकते हैं। सपोज करो ये क्रोमोसोम जो है वो मेरे फादर से आया है, तो यहाँ पे कैसा ब्लड ग्रुप, फादर का बी, यानी कि ये जो जीन है ये मुझे बी ब्लड ग्रुप दे रहा है, और ये वाला, और मेरा कैसा हो गया, ए बी। हाँ, जीन्स का प्लेस सेम है, लेकिन जीन की दो अलग अलग फॉर्म्स हैं, एक ए के लिए है और एक बी के लिए है, ठीक है। टॉप में मतलब, हाँ मल्टीपल जीन्स होते हैं यहाँ, जरूरी नहीं है कि 5 mm के ऊपर ब्लड ग्रुप का ही जीन हो, ये एक एग्जाम्पल है। अच्छा ओके, जनरली जो टॉप होता है ना, उस पे हमारे ऐसे जीन्स नहीं होते जो बहुत ज्यादा काम करते हैं, वो जनरली ऐसा रीजन होता है हेट्रोक्रोमेटिन, क्योंकि ना होता क्या है कि जब डीएनए की कॉपी हो रही होती है, हो रही होती है, हो रही होती है, तो एंड में हमेशा प्रॉब्लम आती है डीएनए की कॉपी होने में, तो एंड जो है ना वो रिड्यूस होती चली जाती है। ठीक है, उसके लिए आगे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम कॉलेज लेवल पे पढ़ते हैं, यहाँ नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि अभी हमने वो नहीं पढ़ा ना, रेप्लिकेशन, उसमें पॉलीमरेज होता है ना, तो उस पॉलीमरेज को प्रॉब्लम होती है ना एक एंड को करने में, एक लीडिंग स्ट्रैंड होती है, एक लैगिंग स्ट्रैंड होती है, तो आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी 5 प्राइम से 3 प्राइम ही होती है ना, तो हमेशा एंड जो है, एंड
तो उस एंड में ना रिपीटेड सेगमेंट्स होते हैं, सिर्फ रिपीटेड सेगमेंट्स। उन रिपीटेड सेगमेंट्स को करने के लिए एक अलग से पॉलीमरेज होता है, ठीक है। मतलब इतना सिंपल नहीं है, उसके लिए एक अलग से पॉलीमरेज होता है। अच्छा, आप लोगों को नहीं समझना है, वो सिर्फ उसका आंसर दे रही थी मैं। अब इस चीज को समझो बच्चों। आपको क्या समझ में आया कि दो क्रोमोसोम जो एक जैसे हैं, उसके इधर इधर सेम ही जीन्स प्रेजेंट है, लेकिन उनकी क्या डिफरेंट हो सकती है? फॉर्म्स। क्या हो सकती है? फॉर्म्स डिफरेंट हो सकती हैं। तो इसकी डेफिनेशन के लिए मैं लिख दूं, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स इज नोन एज एलील। समझ में आया? आप देखो, ये तो कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, जब सेल डिवीजन होगी और मियोसिस होगी तो मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। तो यानी कि एक सेल के अंदर तो बी वाला ब्लड ग्रुप चला जाएगा, दूसरी पे ए चला जाएगा। अब कैसा स्पर्म फ्यूज हो रहा है, कैसा वहां से दूसरा क्रोमोसोम का सेट आ रहा है, उससे पूरा एलील का सब कुछ चेंज हो जाएगा, इसीलिए वेरिएशंस आती हैं। समझ में आया? ऐसे कैसे होगा? अलग अलग, हाँ। हर स्पीशीज का अलग हो सकता है। बच्चों, अगर हम बात करें ना हम सबके डीएनए की, तो हमारा डीएनए लगभग 99.9% सेम ही है। जो 0.1% डिफरेंस है ना, तो वो हम सबको अलग बना रहा है, ठीक है। तो डीएनए बहुत बड़ी चीज है। समझ में आया? है। बेस पेयर्स जब समझाऊंगी तब बताऊंगी। क्या आप सभी को समझ में आया? अब दूसरी जो टर्म मुझे आपको लिखवानी है वो है होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या होता है होमोलोगस क्रोमोसोम? सेम स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर। कहाँ है? समझ में आया? क्रोमैटिड्स नहीं, क्रोमैटिड दूसरा। होमोलोगस क्रोमोसोम में हम बोल रहे हैं कि वो सेट ऑफ क्रोमोसोम जहां पे जो जीन है, इस लोकेशन पे भी वही जीन है और उसके पेयर वाले क्रोमोसोम पे भी वही जीन है। देखो, देखने से जो दोनों क्रोमोसोम सेम लगे, जिसका सेंट्रोमियर आमने सामने आ रहा है, जिसकी जो लेंथ है आर्म्स की वो इक्वल है, उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, जैसे इसको, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया कि जीन्स सेम हो सकते हैं लेकिन उनकी फॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं। किसमें? अलील और होमोलोगस में क्या डिफरेंस है? होमोलोगस पूरा क्रोमोसोम है। होमोलोगस पूरे क्रोमोसोम्स का सेट है। एलील्स उसके अंदर कितने सारे हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है बच्चों? वो क्रोमोसोम का पेयर जो कि मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चरली कैसा है, सिमिलर है। लिख दूं यहाँ पे? यही, ये होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है। यहाँ पे जो जीन है, यहाँ पे जो जीन है, यहाँ पे जो जीन है, यहाँ पे भी वही वाला जीन है, पर उस जीन की फॉर्म्स अलग अलग भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? एलील्स। हाँ, लोकेशन अगर डिफरेंट हो जाएगी तो फिर वो होमोलोगस नहीं कहलाएगा। मतलब देखो, ये मान लो होमोलोगस का पेयर है। एक सेकेंड, अब तुम्हारी कंफ्यूजन दूर की जाए। ये मान लो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, और ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है। ये आपस में कैसे हो गए? नॉन होमोलोगस। दिख रहे हैं ना? ये दोनों आपस में कैसे हैं? नॉन होमोलोगस। इसका सेंट्रोमियर यहाँ, इसका सेंट्रोमियर वहां, इसकी आर्म यहाँ पे बड़ी है, इसकी आर्म छोटी है, इसकी यहाँ छोटी आर्म है, यहाँ पे लेंथ में लंबी है। तो होमोलोगस का मतलब है जो कि स्ट्रक्चरली बिल्कुल सेम है। लिख दूं? हाँ, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। हम्म
अभी बस क्लास खत्म होने दो बच्चों। 42 हो गए, बस 10 मिनट रुक जाओ। 10 मिनट रुको। बच्चों क्रोमैटिड क्या होता है? देखो, अभी मैंने बनाया क्रोमोसोम, फिर जब इसको, एक सेकंड बता दूं, ये मैंने बनाया क्रोमोसोम, जब इसको डिवाइड आना है तो ये अपनी कॉपी बनाएगा, यानी इसी सेंट्रोमियर पे ऐसा हो जाएगा। अब इसका ये हाफ वाला पोर्शन इधर इधर क्या बन गया? क्रोमैटिड। ठीक है, क्या बन गया? क्रोमैटिड। तो क्रोमैटिड क्या है? आइडेंटिकल हाफ ऑफ द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। समझ में आया? हाँ, 1 मिनट। एलील क्या होते हैं? क्रोमोसोम किसका बना है? डीएनए एंड प्रोटीन का। डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन। तो अगर इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है तो यहाँ पे मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट होंगे। तो वो जो जीन है, एक एक क्रोमोसोम पे, दूसरा दूसरे क्रोमोसोम पे, ठीक है, या तो वो सेम भी हो सकता है या वो अलग भी हो सकता है, उसको बोलते हैं हम एलील। अभी भी नहीं आया? सच्ची बताओ। क्या बताओ प्रियांश, क्या नहीं समझ में आया? बताओ ना। पहले मेरे को ये बताओ, क्या ये सब, मैं फिर नहीं आगे पढ़ा रही हूँ, पहले मुझे बताओ फिनोटाइप समझ में आया? कि जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं, नहीं आया? पहले एक तो शांत हो जाओगे तभी तो पढ़ा पाऊंगी मैं, जब से मैं आई हूँ तुम बोली तो रहे हो तुम सब। अविरल तुम्हें नहीं बोल रही, तुम सब, जब से मैं आई हूँ तुम डिस्टर्ब नहीं कर रहे? बताओ, अर्नव डिस्टर्ब नहीं कर रही है? देखो, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बता रही हूँ, उसको बहुत शांति से सुन लेना। आज तुमने सबसे ज्यादा शोर मचाया है। अब मेरी बात सुनो। फिनोटाइप क्या होते हैं? सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, मेरी हाइट कितनी है, हेयर कलर कितना है, वो तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो वो मेरा फिनोटाइप है। दूसरी चीज, जीन क्या होती है, इसके बारे में तो हम डिटेल में बात कर चुके हैं अपनी नॉर्मल क्लास में। कर चुके हैं या नहीं कर चुके? तो जो डीएनए की पूरी सेगमेंट होती है उसमें फंक्शनल सेगमेंट्स में बटी हुई है कि ये पर्टिकुलर जीन ये प्रोटीन बनाएगा, ये जीन वो प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, अब उसी की कंडेंसेशन से क्रोमैटिन बनता है और उसकी कंडेंसेशन से क्रोमोसोम बनता है। तो जब डीएनए की ही कंडेंसेशन से क्रोमोसोम बन रहा है तो क्रोमोसोम पे मल्टीपल जीन्स होंगे। इस क्रोमोसोम पे भी मल्टीपल जीन होंगे, इस क्रोमोसोम पे भी मल्टीपल जीन होंगे। ये जो दोनों क्रोमोसोम है, अगर इन दोनों का सेंट्रोमियर आमने सामने है और इनकी लेंथ आर्म्स की इक्वल है तो ये कैसे क्रोमोसोम कहलाएंगे? होमोलोगस। होमोलोगस। क्या सिर्फ इतने में मैं इसको होमोलोगस कह दूं? नहीं, इसके जिस भी लोकेशन पे जो पर्टिकुलर जीन है, फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप का या इंसुलिन का, इसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे भी सेम लोकेशन पे वो ही जीन होना चाहिए। वो ही जीन होना चाहिए। लेकिन वो जीन आगे कुछ भी प्रोटीन बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप बी का बना रहा है, ठीक है, मान लो। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे, हाँ, जीन सेम होना चाहिए। क्या? अनऑब्जर्वेबल? हाँ, ब्लड ग्रुप ऑब्जर्व कर लेते हैं हम। हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन। सुनो, बच्चे ने पूछा कि जब वो होती है लाइक कंडेंसेशन, तो मल्टीपल क्रोमोसोम्स बनते हैं, तो हमें कैसे पता होमोलोगस क्रोमोसोम ये आमने सामने कैसे आ रहे हैं? इसका प्रॉपर टेस्ट बनाया जाता है बच्चों। जब सेल डिवाइड कर रही होती है तो उसकी एक फोटो खींच ली जाती है माइक्रोस्कोप में। देन हम उसको पेपर से काट काट के उस होमोलोगस क्रोमोसोम्स को आमने सामने रखते हैं और काउंट करते हैं कि क्या पर्सन में सारे होमोलोगस क्रोमोसोम हैं या नहीं। समझ में आया? उसको क्रोमोसोम की फोटो खींच लेते हैं, उसमें से
स्कूल में क्राफ्ट करते हो ना तुम लोग, उसमें से क्रोमोसोम की फोटोज खींचते हैं, जिनके सेंट्रोमियर आमने सामने आ रहे हैं उसको एक पेयर में लगाया, दूसरे में लगाया, पहले मेटासेंट्रिक लगाते हैं, सब मेटासेंट्रिक लगाते हैं, एक्रोसेंट्रिक लगाते हैं, टीलोसेंट्रिक लगाते हैं, लास्ट में हम लोग रख देते हैं वो पूरा सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब जो क्रोमोसोम मिल गया, जो नहीं मिला इसका मतलब कुछ तो क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है। तो जो भी क्रोमोसोम से रिलेटेड बीमारियां होती है उसको हम ऐसे नोट करते हैं। ठीक है, सारे मिल गए तो क्रोमोसोम से रिलेटेड बीमारी नहीं है, जीन में बीमारी होगी उसका कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जीन थोड़ी ना दिख रहे हैं, तुम तो क्रोमोसोम को। ब्लड टेस्ट कहाँ से आया यार? एक मिनट, तुम आज क्या पढ़ के आए हो? आप एक काम करना, अथर, ठीक है, पूछो पूछो क्या पूछ रहे हो? ठीक है, ये समझ में आया? हो गया? ठीक है, आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं।